हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष सिविल सर्विसेज में। हम लोग इस वीडियो में आज से लेकर 6 महीना पहले तक का करंट अफेयर को कवर करेंगे, जिसमें डेली हम लोग 10 क्वेश्चन का कवर करेंगे और उसका फुल डिस्कशन भी करेंगे। तो सभी लोग वीडियो में बने रहिए। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में किस दिन कांग्रेस द्वारा अपना ऐतिहासिक स्थापना का 139वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 28 दिसंबर 2024। तो चलिए इसका फुल डिस्कशन भी हम लोग करेंगे। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं 140वां फाउंडेशन डे, इंडियन नेशनल कांग्रेस। यहाँ पे कुछ जो दिया हुआ है सारा दिवस उसको नीचे कवर करेंगे। तो चलिए इसका हम डिस्कशन करेंगे। आंसर हो गया 28 दिसंबर 2024। कांग्रेस कल अपना 140वां स्थापना दिवस मनाई। कहने का मतलब 28 तारीख को मनाया। अभी के डेट में आज 7 तारीख है। लोकसभा चुनाव से पहले यह तारीख पार्टी के लिए काफ़ी अहम मानी जा रही है। वजह यह नागपुर में होने वाली तैयार हम मेगा रैली, जहां पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के सहित हर राज्य से कार्यकर्ता के पहुंचने की उम्मीद की जा रही है। यहाँ पे आगे देखेंगे 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की नींव रखी गई थी, मतलब स्थापना किया गया था। कांग्रेस अपना स्थापना दिवस नागपुर में मनाने जा रही है, जो कि सफल हो गया। कांग्रेस लोकसभा से पहले नागपुर की रैली से यह संदेश देने की कोशिश करने वाली है कि पार्टी आम चुनाव में उतरने के लिए पूरी तरह तैयार है। उसके बाद है मुख्य पॉइंट, इस रैली की थीम है तैयार हम रखी गई है। इस रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी सहित कई बड़े नेताएं शामिल हैं। तो चलिए उसके बाद देखेंगे कांग्रेस के कुछ शुरुआती स्थापना दिवस। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। कांग्रेस का अधिवेशन 1885 को मुंबई में हुआ था उमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा, जिसमें 72 प्रतिनिधि उपस्थित थे। 1886 में, मतलब स्थापना के 1 साल बाद, दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया। संख्या बढ़कर 436 हो गई। उसके बाद है इसके संस्थापक महासचिव जनरल सेक्रेटरी A.O. हुम थे, मतलब एलन ऑक्टेवियन हुम थे, जिन्होंने कलकत्ते के उमेश चंद्र बनर्जी के अध्यक्ष नियुक्त किया था। अब जो दिवस था उसको डिस्कशन कर लेंगे। 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस, 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और 17 अप्रैल विश्व हीमोफीलिया दिवस और 4 मई कोयला खदान दिवस और 20 जून विश्व शरणार्थी दिवस और 28 जुलाई विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस। एक और है 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। ये सभी चीज़ को याद रखिएगा। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हाल में जम्मू कश्मीर में शुरू होने वाले देश से पहले केवल स्टेट रेल पुल अंजी खाद पुल की लंबाई कितनी है? कितना लंबाई है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 473.25 मीटर, 473.25 मीटर। राइट आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा। इसका डिस्कशन हम लोग करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं पुल बन रहा है, इंडियन रेलवे कॉम्प्लीट ट्रियल रन ऑफ इंडिया फर्स्ट केबल स्टेल रेल ब्रिज इन जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पे देख सकते हैं फाइनेंशियल एक्सप्रेस दिसंबर 26 तारीख को है, पेपर का कट है। उसके बाद देखेंगे इसका डिस्कशन हम लोग करेंगे। भारतीय रेलवे ने जम्मू कश्मीर के सियासी जिले में स्थित देश से पहले केवल स्टे रेल पुल अंजी खाद पुल पर टावर बैगन का ट्रायल रन सफलतापूर्वक पूरा किया। यह उपलब्धि जम्मू कश्मीर में रेलवे कनेक्टिविटी को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है, जिन्होंने जनवरी 2025 में शुरू होने की उम्मीद है। जनवरी 2025 में शुरू होने का उम्मीद है। रेल मंत्रालय के अनुसार उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक USBRL परियोजना के एक प्रमुख घटक अंजी खाद पुल पर ट्रायल रन सफलतापूर्वक हो गया। पिछले महीने बनकर तैयार हुआ अंजी खाद पुल इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है, जिसमें एक ही सपोर्ट टावर स्ट्रक्चर नदी तल से 331 मीटर ऊपर है। उसके बाद है यह अपने लेटरल और सेंट्रल स्पैन पर 48 केबलों द्वारा सपोर्टेड है और कुल लंबाई 473.25 मीटर है। यह लंबा ब्रिज 120 मीटर की दूरी पर है, जबकि केंद्रीय तटबंध 94.25 मीटर तक फैला है।
उसके बाद कुछ पॉइंट है, यह चिनाब ब्रिज के बाद भारत का दूसरा सबसे ऊंचा रेलवे पुल है, जो नदी तल से 359 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंचा पुल है। दोनों पुल जम्मू और कश्मीर में कनेक्टिविटी बढ़ाने के उद्देश्य से महत्वाकांक्षी USBRL परियोजना का हिस्सा है। चलिए उसके बाद देखेंगे हम लोग तीसरा क्वेश्चन को। क्या कह रहा है, हाल में भारत तथा किस देश के मध्य अभ्यास सिलीनेक्स 2024 का विशाखापत्तनम में समापन किया गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो श्रीलंका। क्या होगा, श्रीलंका। चलिए इसको हम लोग जानेंगे। इंडो श्रीलंकन नेवल EX सिलीनेक्स 2024 कॉन्क्लूड्स एट विशाखापट्टनम। यहाँ पे देख सकते हैं भारत और श्रीलंका, ये इंडिया का झंडा है और यह श्रीलंका का झंडा है। उसके बाद देखेंगे इसका डिस्कशन हम लोग करेंगे। वार्षिक भारत श्रीलंका नौसेना अभ्यास सिलीनेक्स 24 का 11वां संस्करण 20 दिसंबर 2024 को विशाखापत्तनम में संपन्न हुआ। भारतीय नौसेना की पूर्वी नौसेना कमान ने 17 से 20 दिसंबर 2024 तक विशाखापत्तनम और बंगाल की खाड़ी में वार्षिक सिलीनेक्स अभ्यास का आयोजन किया। विशाखापट्टनम पूर्वी नौसेना का कमान मुख्यालय है। विशाखापट्टनम है जो पूर्वी नौसेना का कमान मुख्यालय है। पहला सिलीनेक्स, यहाँ पे देख सकते हैं, पहला सिलीनेक्स अभ्यास 2005 में आयोजित किया गया था और दोनों देश बारी बारी से अभ्यास की मेजबानी करते रहते थे। सिलीनेक्स अभ्यास का 10वां संस्करण 3 से लेकर 8 अप्रैल 2023 तक कोलंबो और श्रीलंका में आयोजित किया गया था। सिलीनेक्स 24 अभ्यास के 2 चरण। सिलीनेक्स अभ्यास 2 चरणों में आयोजित किया जाता है, बंदरगाह चरण और समुद्री चरण। सिलीनेक्स 24 अभ्यास में तैनात जहाज, यहाँ पे देख सकते हैं, भारतीय नौसेना के विशेष बल टीम के साथ INS सुमित्रा को तैयार किया गया। INS सुमित्रा गोवा शिपयार्ड द्वारा निर्मित भारत का सरयू श्रेणी का गश्ती पोत है और इसे 2014 में कमीशन किया गया था। उसके बाद देखेंगे कुछ पॉइंट को। विश्व शक्ति व्यायाम, भारत और श्रीलंका द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति भी करते हैं। प्रारंभ में मित्र शक्ति एक सैन्य अभ्यास था जिसमें भारतीय सेना और श्रीलंकाई सेना की टुकड़ियां भाग लेती थी। 9वें संस्करण से दोनों देशों की वायुसेना की टुकड़ियां भी भाग लेने लगी। मित्र शक्ति अभ्यास का एक वार्षिक अभ्यास है जो दोनों देशों द्वारा बारी बारी से आयोजित किया जाता था। उसके बाद है मित्र शक्ति का 10वां संस्करण 12 से 25 अगस्त 2024 तक श्रीलंका के मदुरै ओया में आयोजित किया गया था। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं डेली करेंट अफेयर विथ लास्ट 6 मंथ। हाल में देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का किस उम्र में निधन हो गया। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 92 ईयर्स, मतलब 92 वर्ष की उम्र में उनकी निधन हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह पास्ड अवे, लुक बैक एट फॉर्मर PM जर्नी। 92 ईयर्स, याद रखिएगा। चलिए इसका डिस्कशन हम लोग करेंगे इस क्वेश्चन का। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। पूर्व PM मनमोहन सिंह 1991 से लेकर 96 के दौरान PV नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली सरकार में देश के वित्त मंत्री के रूप में प्रमुखता से उभरे। उन्होंने व्यापक सुधार लाए जिससे अर्थव्यवस्था में बदलाव आया। UPA के 2 कार्यकाल प्रधानमंत्री के रूप में वह 2004 से 2014 तक शीर्ष पद पर रहे और इस साल की शुरुआत तक राज्यसभा के सदस्य के रूप में कार्य किया। अपने राजनीतिक जीवन में सिंह 1991 से राज्यसभा के सदस्य रहे, जहां वे 1998 और 2004 के बीच विपक्ष के नेता थे। उन्होंने उच्च सदन में 5 कार्यकाल तक असम का प्रतिनिधित्व किए थे और 2019 में राजस्थान चले गए। उसके बाद देखेंगे हम लोग संसद में उनका अंतिम हस्तक्षेप
विमुद्रीकरण के खिलाफ था। संसद में उनका अंतिम जो हस्तक्षेप था जो विमुद्रीकरण के खिलाफ था, जिसे उन्होंने संगठित लूट और वैधानिक लूट बताया। 26 दिसंबर 1932 को पंजाब में जन्मे सिंह ने क्रमशः 1952 और 1954 में पंजाब विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातक और स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। मनमोहन सिंह ने 1957 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपना आर्थिक ट्रिपोस पूरा किया। इसके बाद उन्होंने 1962 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में डी.फिल की। उसके बाद है पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। हाल में 3000 वर्ग फीट की नई सामग्री पूर्ण प्राप्ति सुविधा के साथ भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा बन गया। कौन बना? तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा इंदौर एयरपोर्ट। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इंदौर अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट बिकम इंडिया फर्स्ट जीरो बेस्ट एयरपोर्ट। अब इसका डिस्कशन हम लोग करेंगे। इंदौर में देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा 3000 वर्ग फीट की नई सामग्री पूर्ण प्राप्ति सुविधा के साथ भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा बन गया है। यह सुविधा हवाई अड्डे और विमान के कचरे को अलग करने और पुनर्चक्रित करने के लिए अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली का उपयोग करती है। गीले कचरे के उर्वरक में परिवर्तित किया जाएगा, जो कि 4R सिद्धांत पर आधारित हवाई अड्डे के शून्य अपशिष्ट पहल के अनुरूप होगा। काम करें, पुनः उपयोग करें, पुनर्चक्रित करें, पुनः व्यवस्थित करें। उसके बाद देखेंगे हम लोग 4R प्रिंसिपल, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल और रीस्टोर। कहने का मतलब ये यहाँ पे लिखा हुआ है, काम करें, पुनः उपयोग करें, पुनर्चक्रित करें और पुनः व्यवस्थित करें। उसके बाद देखेंगे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने हवाई अड्डे पर 55 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित नए हवाई यातायात नियंत्रण टावर का भी उद्घाटन किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग कवर करेंगे। हाल में ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के तहत भारत की ADB से कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर का उधार मिला? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 500 मिलियन। 500 मिलियन डॉलर इसे कह सकते हैं आप लोग। यहाँ पे देख सकते हैं, इंडिया एंड ADB साइन 500 मिलियन लोन एग्रीमेंट। उसके बाद देखेंगे हम लोग 20 दिसंबर 2024 को भारत और एशियाई विकास बैंक ADB ने भारत के जलवायु लक्ष्यों के अनुरूप सतत बुनियादी ढांचा परियोजना का समर्थन करने के लिए 500 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए। के माध्यम से निर्देशित ऋण ऊर्जा, शहरी विकास और स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों पर ध्यान भी दिए। और 20 दिसंबर 2024 को भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ADB ने भारत के जलवायु लक्ष्यों के अनुरूप सतत बुनियादी ढांचा परियोजना के समर्थन करने के लिए 500 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। उसके बाद देखेंगे कुछ पॉइंट को। एक संप्रभु गारंटी के साथ ऋण को ऊर्जा संक्रमण, शहरी विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्र में हरित परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड IFCL के माध्यम से प्रसारित किया गया। उसके बाद कुछ पॉइंट है, यह साझेदारी पर्यावरण के रूप में टिकाऊ बुनियादी ढांचे में दीर्घकालीन निवेश पर जोर देती है, जो शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लिए भारत की प्रतिबद्धता को मजबूती करती है। उसके बाद देखेंगे हम लोग कुछ पॉइंट को। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य के सबसे करीब पहुंचने की कोशिश की? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? नासा हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। इसका डिस्कशन हम लोग करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं पार्कर सोलर प्रोब जर्नी टू थॉट द सन एटमॉस्फेयर। यहाँ पे देख सकते हैं पार्कर सोलर और यहाँ पे सन जो सबसे करीब पहुँचने के कोशिश किए थे। फर्स्ट पास्ट इनटू द
कोरोना। उसके बाद क्लोजेस्ट फाइनल अप्रोच दिसंबर 2024 में, अप्रैल 2021 से लेकर यहाँ तक के पहुँचने के सबसे नज़दीक मतलब कि पहुँचे हैं जो नासा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको समझने का प्रयास करिए आप लोग, बताते हैं। नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने सूरज के सबसे करीब पहुंचने का नया रिकॉर्ड बनाया। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने घोषणा की कि यह यान सुरक्षित और समान रूप से कार्य कर रहा है। यह उपलब्धि 24 दिसंबर को हासिल की गई जब यान सूर्य से मात्र 3.8 मिलियन मील मतलब 6.1 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर पहुंचा। उसके बाद देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन को। हाल ही में किस आईआईटी ने नेक्स्ट जेन अमोलेड डिस्प्ले के लिए एक शोध केंद्र शुरू किया है? तो 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आईआईटी मद्रास, सी हो जाएगा। इसका डिस्कशन में आप लोग को बताते हैं। आईआईटी मद्रास लॉन्च अमोलेड रिसर्च सेंटर टू डेवलप नेक्स्ट जेन अमोलेड ओलेड स्क्रीन। द फैसिलिटी सपोर्ट ऑफ द मिनिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक and Information Technology, MeitY, Government of India, Defence Research and Development Organization DRDO and Tata Sons. IIT Madras launch new research center for next generation AMOLED display। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से सब बताया हुआ। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास के द्वारा AMOLED डिस्प्ले का एक बहुत बड़ा कहा जाए तो डेवलप किया गया है। चेन्नई दिसंबर 2024 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास आईआईटी मद्रास ने एक नया अनुसंधान केंद्र का शुरू किया है जिसका उद्देश्य स्मार्टफोन, टैबलेट, घड़ियां पहनने योग्य उपकरणों के लिए अगली पीढ़ी AMOLED डिस्प्ले का विकसित करना है। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है। हाल में किस देश का मालवाहक जहाज विस्फोट आतंकवादी कृत्य के कारण भूमध्य सागर में डूब गया है? तो रूस। राइट आंसर क्या होगा? रूस। इसके बारे में आप लोग को बताते हैं। रशियन गवर्नमेंट शिप URSA मेजर सिंक्स। यहाँ पे देख सकते हैं यही वो जहाज है जो डूब गया है, जो रूस का है। उर्सा मेजर उस समय डूब गया जब यह स्पेन और अल्जीरिया के बीच अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र से होकर गुजर रहा था, जिसके चालक दल के 2 सदस्य लापता हो गए। कंपनी ने बुधवार को कहा कि जहाज स्टवार्ड की तरफ 3 विस्फोट के कारण जहाज डूब गया। फर्म ने इस घटना को आतंकवादी कृत्य बताया, लेकिन यह निर्दिष्ट नहीं किया गया कि स्पष्ट हमले के लिए कौन जिम्मेदार हो सकता है। 142 मीटर लंबा ऊर्जा मेजर ओवोनर लॉजिस्टिका द्वारा संचालित सबसे बड़ा जहाज था और इसकी कार्गो क्षमता 1200 टन थी। उसके बाद है रूस की सेना से संबंध का कारण जहाज और उसकी मालिक दोनों पर 2022 में अमेरिका द्वारा प्रतिबंध लगा दिए गए थे। यह लास्ट क्वेश्चन है सेशन का। यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आप लोग जरूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हाल ही में किस राज्य में वाइन पर्यटन बढ़ाने के लिए पहली बार वाइन उत्पादन इकाई यूनिट शुरू की गई थी? जिसको इंग्लिश में समझ में आता है वो इंग्लिश क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों डाल दिए हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 का तो उत्तराखंड हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं वाइन प्रोडक्शन यूनिट हैज बीन स्टार्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफ प्रमोट वाइन टूरिज्म इन उत्तराखंड। वाइन है। चलिए इसका डिस्कशन करेंगे हम लोग। भारत में वाइन पर्यटन बढ़ाने के साथ ही उत्तराखंड राज्य में उगाए गए फलों से तैयार वाइन के साथ साथ अपनी प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास कर रहा है। उत्तराखंड सरकार को कोटद्वार में अपनी पहली वाइन उत्पादन सुविधा शुरू की है और इसने पहले ही 1000 केस वाइन का उत्पादन कर लिया है। रिपोर्ट के अनुसार वाइन उत्पादन इकाइयों के पास गेस्ट हाउस बनाए जाएंगे। यह गेस्ट हाउस आगंतुकों को आराम करने और सुंदर परिदृश्य का आनंद लेने का मौका देंगे। यह विकास ऐसे समय में हुआ जब वाइन टूरिज्म वर्ष 2025 के लिए एक प्रमुख पर्यटन प्रवृत्ति बनने जा रहा है। जिनको भी वीडियो अच्छा लगा हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।